सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी अतलगुत्तरीय क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट अतलगुत्तरीय क्वेश्चन हैं वो सारे इसी वीडियो में बताए गए हैं, और जितने भी प्रीवियस में पूछे गए अतलगुत्तरीय क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। वेरी हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने आप तैयार कर लीजिए, बस आप सभी के जितने भी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन हैं वो सारे इसी में आ जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो बाल विकास की यहाँ पर कुल 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। कुल इसकी कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था किस उम्र तक मानी जाती है? तो शैशवावस्था हमारी जो मानी जाती है वो जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन हमारा जो है, बाल्यावस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो जो हमारी बाल्यावस्था होती है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किशोरावस्था किस वर्ष तक रहती है? तो किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। तीव्र गति से शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। ठीक है, तीव्र गति से जो हमारा शारीरिक विकास होता है वो होता है हमारा शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आत्माभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन क्या है? तो आत्माभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन है मातृभाषा। अगला क्वेश्चन हमारा कि सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने का कौशल किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा भाषा ज्ञान के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल काल कौन सा है? तो वो होता है किशोरावस्था। ठीक है, यही होता है सबसे जटिल काल। अगला हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आत्मसम्मान की भावना का विकास किस अवस्था में देखा जाता है? तो किशोरावस्था में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कल्पना की प्रधानता किस अवस्था में देखी जाती है? तो देखी जाती है किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है कि घनिष्ठ मित्र बनाने की प्रवृत्ति तथा विषमंगलीय प्रेम भावना किस अवस्था में पाई जाती है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरावस्था। यानी ये इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। यानी घनिष्ठ मित्र बनाने की प्रवृत्ति तथा विषमलिंगीय प्रेम की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है किस अवस्था में? किशोरावस्था में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस उम्र में बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है? तो 5वें वर्ष में बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। किस अवस्था में बच्चों का अधिक कल्पनाशील होता है? देखिए, किस अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है? तो बाल्यकाल में बच्चा सबसे अधिक कल्पनाशील होता है। कौन सी अवस्था का काल जटिल माना जाता है? तो किशोरावस्था जो होती है वो सबसे जटिल होता है वो काल। ठीक है, किशोरावस्था सबसे जटिल काल होता है, क्योंकि इस अवस्था में किशोर को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं? संवेग 3 प्रकार के होते हैं, क्रोध, भय और प्रेम। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में बच्चा दूसरों के साथ समायोजन करना सीख लेता है? तो 5वें वर्ष की आयु में बच्चा दूसरों के साथ समायोजन करना सीख लेता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बालक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक होता है? तो किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति आकर्षक उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया कि 2 वर्ष की आयु तक बच्चे का शब्द ज्ञान कितना होता है? तो 2 वर्ष की आयु तक बच्चे का शब्द ज्ञान लगभग 120 शब्दों का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा विकास के 3 सिद्धांत लिखिए। तो भाषा विकास के 3 सिद्धांत हैं। पहला है कि भाषा का विकास स्वतः हो जाता है, भाषा वातावरण में सीखी जाती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कल्पना किसे कहते हैं? ठीक है, कल्पना किसे कहते हैं? तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन रचना को संगठित करना कल्पना कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कल्पना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? तो भाषा विकास के माध्यम में तथा कहानियों तथा कथनाओं के माध्यम से कल्पना का विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चिंतन एवं तर्क से आप क्या समझते हैं? तो चिंतन एवं तर्क विशेष उच्च मानसिक शक्तियाँ हैं। ठीक है, चिंतन एवं तर्क जो हैं वो विशेष उच्च मानसिक शक्तियाँ हैं। इसी चिंतन एवं तर्क के कारण ही मनुष्य पशुओं से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष के बच्चे का चिंतन कैसे होता है? तो 3 वर्ष के बच्चे का चिंतन
काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का संक्षिप्त अर्थ लिखिए। तो व्यक्तित्व शब्द का व्यापक है और इसका प्रयोग हम विभिन्न अर्थों में किया करते हैं। यदि कोई सुंदर है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक है। यदि कोई व्यक्ति सुंदर ना होते हुए भी अपने अच्छे विचारों से आकर्षित कर सकता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति अधिक बोलता है तो कोई कम बोलता है। ये सभी बातें उस व्यक्ति में अंतर्निहित होती हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्यक्तित्व के प्रकार लिखिए। तो व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और विकासमुखी, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। व्यक्तित्व के विकास पर वंशानुक्रम के साथ साथ पारिवारिक, समाज व विद्यालयी वातावरण अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ का, ठीक है। ये कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक अच्छे व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक व वातावरणीय समायोजन, ठीक है। क्या है? सामाजिक व वातावरणीय समायोजन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों के व्यक्तित्व के संतुलित विकास में परिवार के बाद किसकी भूमिका है? तो उत्तर में हो जाएगा हमारा परिवार के बाद विद्यालय व शिक्षक की भूमिका है। अगला क्वेश्चन है कि बालकों के सामाजिकरण में किसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो उत्तर में हो जाएगा कि उसके साथियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के कारण बताइए। तो मानव विकास के 2 कारण होते हैं, पहला है सामाजिक कारण, दूसरा है जैविक कारण। अगला क्वेश्चन है कि बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये 2015-16 दोनों में पूछा गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने किया था, ठीक है, जीन पियाजे जिनका नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी विकास अवस्था होती है? ठीक है, तो ये होती है भाषा विकास या शैशवावस्था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी 2016 और 15 में पूछा गया, यानी 15-16 दोनों में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है, ठीक है। अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन है ये लगातार पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये भी 2016 में पूछा गया है। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है ये भी 2016 में ही पूछा गया है, ठीक है। यानी क्या है कि CAT क्या है, इसका निर्माण किसने किया? तो यह परीक्षण TAT, ठीक है, यह परीक्षण TAT की तरह से होता है, परंतु अंतर केवल इतना होता है कि इसका प्रयोग बालकों के लिए होता है। इसमें 10 चित्र होते हैं और चित्रों में पशु मनुष्यों की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसका निर्माण लियोपोल्ड वेलाक ने 1948 में किया। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो भी 2016 में पूछा गया है। यानी यहाँ पर दोस्तों आप सभी को जितने भी क्वेश्चन बता देंगे वो प्रीवियस में पूछे गए। यानी आप, मेरा कहने का ये मतलब है पूरा कि आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो यहाँ से आप सभी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस में भी कुछ पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो में हैं, अतलगोत्री क्वेश्चन, ठीक है। अगला है कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था बताई है? तो स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। अगला क्वेश्चन है वो भी हमारा 2016 में पूछा गया है। व्यक्तित्व का वह प्रकार किसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रति प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? ठीक, तो बहिर्मुखी व्यक्ति वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? बहिर्मुखी व्यक्ति वाला कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में किसने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो स्टैनले हॉल ने कहा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से किसका मापन किया जाता है? तो IQ लेवल, बुद्धिलब्धि का किया जाता है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि नियमित दिनचर्या सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता तथा आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? ये भी 2016 में पूछा गया है। तो अच्छे व्यक्तित्व का है, ठीक है,
क्या है, अक्षय व्यक्तित्व का है। अगला क्वेश्चन है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है, 2015 में पूछा गया है। यह योग्यता सृजनात्मकता है। ठीक है, यह योग्यता क्या है, सृजनात्मकता है। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है, क्या कहलाता है, व्यक्ति भिन्नता कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो जीन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो ये बनता है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीज़ों को सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत के किस नियम के अंतर्गत आता है, तो तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। इसका मैंने नियम भी, इसके पर्टिकुलर नियम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप सभी लोग देख सकते हैं चैनल पे जाके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है, 2015 में पूछा गया है, क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी 2015 में पूछा गया है, यानी व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वातावरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो वातावरण को 2 भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण से क्या तात्पर्य है, तो आंतरिक वातावरण होता है कि व्यक्ति के शरीर में विद्यमान परिस्थितियों से। ठीक है, और बाह्य वातावरण से क्या तात्पर्य है, घर, परिवार, विद्यालय व समाज में उपलब्ध परिस्थितियों से। अगला क्वेश्चन के वंशानुक्रम के 3 नियम लिखे, तो वंशानुक्रम के 3 नियम इस प्रकार हैं। पहला है कि समान से समान की उत्पत्ति, ठीक है, और भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन। ठीक है, प्रत्यागमन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं, तो वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी कारक आते हैं जो व्यक्ति में जीवन आरंभ के समय उत्पन्न होते हैं, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जैविक कारक के उत्तरदायी कौन है, तो जैविक कारक के उत्तरदायी माता पिता होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि सामाजिक कारक के उत्तरदायी कौन है, तो सामाजिक कारक का उत्तरदायी आसपास का वातावरण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में विस्तृत सामाजिक संदर्भ में बालक सीखता है, तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, तो चारदीवारी के अंदर बालक सीखता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, तो बालक स्वयं करके सीखता है, ज्ञान निर्मित होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकार की घोषणा कब की, तो 20 नवंबर 1989 में की थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों के अधिकार की घोषणा का मूल उद्देश्य क्या था, तो समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बच्चों के अधिकार की घोषणा को कब पंजीकृत किया, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 11 दिसंबर 1992 में पंजीकृत किया। अगला है गिलफर्ड ने बुद्ध के त्रियामी सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद आदि में वर्गीकृत किया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया ये भी। तो युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, किस किस भाग में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और सुरक्षित रूप से चिंतन किया जाता है कहलाता है, वह क्या कहलाता है, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है वह कहलाता है तर्क।
अगला जो हमारा क्वेश्चन वो ये है कि बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। तो वह कहलाता है, वह मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, समायोजन करने में समर्थ होता है तो वह क्या कहलाता है? मानसिक स्वस्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन के पूर्व ज्ञान विषय वस्तु शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य की परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो अधिगम के हैं। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। 16 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। या कथन किसका है? तो मनोवैज्ञानिक क्रोनवेल का है। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि प्रसंगात्मक बोध परीक्षण TAT का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, में मरे एवं मार्गन द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा कि बालकों के अंतर्बोध परीक्षण CAT का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका उपयोग 1948 में लियोपोल्ड बेलक ने किया। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में कौन कौन से नाम महत्वपूर्ण हैं? तो बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में बिने, साइमन, थार्नडाइक व टर्मन आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो 140 से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन 110 से 120 बुद्धिलब्धि वाले बालक को क्या कहेंगे? तो श्रेष्ठ बुद्धि बालक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मंद बुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो 80 से 90 होती है। 25 से 50 बुद्धिलब्धि वाले बालक को क्या कहेंगे? मूर्ख बुद्धि बालक कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि रुचि का सामान्य अर्थ क्या है? तो रुचि का सामान्य अर्थ होता है लगाव। अगला हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो पियाजे ने व्यक्ति के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो पियाजे ने व्यक्ति की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अंतर्दृष्टि के जन्मदाता कौन थे? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन में 4 वैज्ञानिक कुर्ट कोपका, मैक्स वर्दीमर, कोहलर तथा कुर्ट लेविन थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 उप प्रक्रियाओं में किया? तो 16, 2015 दोनों में पूछा गया है। तो आत्मसातकरण और व्यवस्थापन, ठीक है, 2 उपक्रियाओं में किया है। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन कि एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो बनमानु सुल्तान के ऊपर प्रयोग करके किया। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? तो अनुकूलन पाया गया। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो मूर्त संक्रिया काल कहलाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है? ठीक है, तो औपचारिक संक्रिया काल माना है। ठीक है, अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रिया काल। अगला क्वेश्चन हमारा कि सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत के आधार पर सीखता है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बनता है कि ध्यान और रुचि का संबंध बताए। तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि की आवश्यकता होती है। व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उनकी रुचि होती है। जिन वस्तुओं के प्रति रुचि नहीं होती है तो उनकी ओर ध्यान वो केंद्रित नहीं करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बनता है कि ध्यान से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान मन की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर और एक ही पदार्थ पर एकाग्र करता है, ध्यान कहलाता है। तो ध्यान के कितने प्रकार होते हैं। ध्यान के 2 प्रकार होते हैं, ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान। तो रुचि के प्रकार लिखे। रुचि हमारी 2 प्रकार की होती है, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि स्मृति का क्या अर्थ है। तो सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। स्मृति के प्रकार लिखे। तो स्मृति 2 प्रकार की होती हैं, अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकाल स्मृति। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाले 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। तो सीखना, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। अगला क्वेश्चन हमारे थकान की परिभाषा लिखिए। तो थकान वह अवस्था है जिसमें शारीरिक सामंजस्य नहीं रहता है। थकान कितने प्रकार की होती है। तो थकान 2 प्रकार की होती है, शारीरिक थकान और मानसिक थकान। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आते हैं। तो स्मृति के अंतर्गत आते हैं। तो ये था दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आत्मगोत्री क्वेश्चन आप सभी की इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप 2-4 क्वेश्चन अगर पढ़ भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी वीडियो में से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।